तो हेलो गाइज, आज मैं एक नए स्टोरी को शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसके ज्यादा चैप्टर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की, पर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसके एक और वीडियो आएगी। इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस न कर पाए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम किसी जगह को देख पाते हैं जहाँ अलायंस हॉल में अलायंस लीडर टियानजी के साथ दो बंदे होते हैं। इनमें से कि पहला एडवाइजर गाल सारयोंग होता है। वह अपने सामने की ओर देखता हुआ कहता है, लगता है कि बर्फ गिरना शुरू हो गया है। बैकपियो, यह तुम्हारे बच्चे को काफी पसंद आएगा। जिसके रिप्लाई में उसके सामने वाला बंदा कहता है, हाँ, वह बच्चा शायद अभी खुशी से नाच रहा होगा। उन दोनों की बातों को सुन अलायंस लीडर कहता है, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारा बच्चा 3 साल का हो गया है इस साल, सही कहा ना? जो सुन वो दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। बाद में स्कॉट वॉरियर बैकपियो बताता है, नहीं, इस साल वो 6 साल का हो जाएगा सर। जो सुन अलायंस लीडर कहता है, क्या इतना समय बीत गया? मुझे तो इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो उसे बताते हुए एडवाइजर कहता है, सर, आपने यह सवाल कुछ समय पहले भी पूछा था। अलायंस लीडर जिसको सुन अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह कितनी अजीब बात है। इन दिनों यह अक्सर होने लगा है। मैं बार बार चीजों को भूलता जा रहा हूँ। इस बार किसी भी कीमत पर मुझे बैकपियो के बच्चे के लिए कपड़े खरीदने ही होंगे, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को साइड में रख दे तो बैकपियो एक ऐसा सबऑर्डिनेट है जो कि दशकों से मेरे साथ रहा है। वैसे बैकपियो का बच्चा वह लड़का था या फिर लड़की, मैं इसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। उसे इस तरह देख एडवाइजर कहता है, सर, क्या आप ठीक हैं? लीडर बताते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि मैं और भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। तो एडवाइजर कहता है, नहीं सर, आप अभी भी हेल्दी हैं। जिस पर कि अलायंस लीडर अपने मन में सोचता हुआ कहता है, काफी समय बीत चुका है और लगभग इसे 40 साल से अधिक हो गया है जब से मैंने दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी के रूप में अपना पहचान बनाया। इतना सोचते हुए वो उन दोनों बंदों से कहता है, एडवाइजर गैल? तो वह एडवाइजर कहता है, हाँ सर। तो अलायंस लीडर उसे पूछते हुए कहता है, मैं तुम्हें किस तरह का पर्सन लगता हूँ? जो सुन एडवाइजर कहता है, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो लीडर बताते हुए कहता है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें मैं किस तरह का पर्सन लगता हूँ। जो सुन वे दोनों उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद बताते हैं, आप जियांगहो के सबसे ग्रेट पर्सन हैं। जिस पर अलायंस लीडर अपने मन में कहता है, जियांगहो का सबसे ग्रेट पर्सन मार्शल गॉड तियान हेजिन बनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर, ब्लेड एम्परर और फिस्ट किंग को अपने घुटने पर लाने के बाद 29 साल पहले मुझे यह नाम मिला था। साथ ही मुरिम अलायंस के बनने के 30वें दशक में मैं इसका लीडर बन गया। अलायंस लीडर बनने के बाद मैंने अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से काफी समय तक फाइट की और मैंने अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के डार्क पाथ 13 सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म कर दिया और मैंने डिमोनिक कल्ट का सक्सेसर ब्लड हेवन डिवाइन कल्ट को भी खत्म कर दिया और मुरिम अलायंस के इतनी लंबे इच्छा को पूरा किया। इसी तरह मैं जियांगहो की शांति को बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन इसके भीतर ही दुश्मन निकले। कुछ लोगों ने महान शक्ति की लालसा में उन्होंने मेरे खाने में जहर घोल दिया और रात के अंधेरे में पीछे से छुपकर असासिनों को भेजा, लेकिन फिर भी मैं इन सभी से बच गया और उन लोगों को टुकड़ों में करके अलग कर दिया जिन्होंने भी विद्रोह का सपना देखा था, जिसके चलते जियांगहो के लोगों ने मुझे आयरन ब्लेड कहना शुरू कर दिया। साथ ही एक ऐसा लीडर जो बड़े ही बेरहमी से देशद्रोहियों को खत्म करने के लिए सजा देता है, उतने में ही उसे पीछे से आवाज आता है जो कि उसे बता रहा होता है, आप जियांगहो के सुप्रीम हैं, आप राइटियसनेस और मार्शल आर्ट के सिंबल हैं, आपका एग्जिस्टेंस खुद ही जियांगहो है। पर सर, आप नॉर्मल से कुछ अलग लग रहे हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो वह लीडर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम लोग वापस जा सकते हो। और तुम बैकपियो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें आखिरी बार घर गए हुए काफी समय हो गया है? आज मुझे एस्कॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तुम घर जाओ। जिस पर वो दोनों थोड़ी देर उसकी ओर देखते हुए सोचते हैं। बाद में वे दोनों ही उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, ठीक है, हम समझ गए, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही अलायंस लीडर अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद ही जियांगहो हूँ। मैं जियांगहो के पर्सन के रूप में पैदा होकर यहाँ पर काफी कुछ हासिल किया है। मेरे पास पूछने के लिए अब और कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने एक भयंकर जिंदगी जी है। वो ये सब सोचता हुआ काफी ही ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इतने भयानक दर्द को महसूस कर वह अपने सीने को पकड़ लेता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह अचानक क्या हो रहा है? आगे वह कुछ कर पाता उससे पहले ही वह वहीं पर गिर जाता है और अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आगे देखता हुआ कहता है, आखिर यह कौन सी जगह है? यहाँ से मुझे जड़ी बूटियों की गंध आ रही है। क्या मैं किसी मेडिकल रूम में हूँ? लगता है कि शायद मैं बेहोश हो गया था और शायद एडवाइजर गैल ने मुझे यहाँ पर लेकर आ गया है और आखिरकार दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी
आदमी इस तरह बेहोश कैसे हो सकता है। इतना सोचते हुए जब वो उठता है तो उसके डेंटियान में कोई भी क्यूए महसूस नहीं होती, जिसको देख वह कहता है मेरी डांटियान कम्प्लीटली खाली क्यों है? क्या मुझे किसी तरह के क्यूए डिसअपियरिंग पॉइजन को दिया गया है? लेकिन यह तो नामुमकिन है। मुझ पर किसी भी प्रकार के क्यूए डिसअपियरिंग पॉइजन काम नहीं करेंगे। तभी उसके सामने खड़ा 2% कहते हैं क्या तुम जाग गए हो? मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो? उस लेडी को देख मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं समझ पाता और उससे पूछते हुए कहता है आखिरकार आप हो कौन? जो सुन वह लेडी कहती है सीरियसली तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तो मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बिल्कुल। जिस पर वह लेडी गुस्सा होते हुए कहती है एक बार फिर से बोलना। जो सुन मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वह लेडी उसे एक जोरदार चमाटे मारती है, जिसको देख उसका हस्बैंड पीछे से कहता है माय डियर प्लीज रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? पर वह लेडी उस पर ना ध्यान देते हुए मेन कैरेक्टर से कहती है अगर तुम हमसे माफी मांगने के लिए भीख भी मांगोगे तभी यह काफी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? जिस पर मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कौन हो? तो वह लेडी उसे बताते हुए कहती है मैं वह कौन हो सकती हूँ जो कि तुम्हारी पूरी रात जाग कर चिंता की है। जो सुन मेन कैरेक्टर कहता है क्या? तो वह लेडी उसे मारने के लिए जाते हुए कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ बेवकूफ नालायक कहीं के। वही उसका हस्बैंड उसे रोकते हुए कह रहा होता है प्लीज डियर रुक जाओ ऐसा मत करो, जबकि वह लेडी अभी भी बोल रही होती है तुम आखिरकार अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो मेन कैरेक्टर का फादर कहता है प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा लगता है कि उसने अपने होश को खो दिया है। उन दोनों को इस तरह देख मेन कैरेक्टर अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज होता है। आगे वह कुछ बोलने ही वाला होता है उससे पहले ही उसकी मदर कहती है तुम नालायक कहेंगे, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जो सुन मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हाँ मैं सपना ही देख रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना बोलते हुए जब वह मिरर की ओर देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान होता है। वह देखता है वह पूरी तरह बदल गया होता है, जिस पर वह अपने चेहरे को निहारते हुए कहता है यह बिल्कुल ही एक सपना है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह के सपने को कैसे देख सकता हूँ? इतना सोचते हुए वह दोबारा बेहोश हो जाता है। जो देखो उसकी मदर और फादर दोनों ही घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं डुआन क्या हुआ? इसी के साथ सीन चेंज होता है कुछ देर बाद शाम के टाइम पर, जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर डुआन अब होश में दोबारा आ चुका होता है। साथ ही वह बाहर की ओर देखते हुए सोच रहा होता है मुझे लगा था कि मैं अलायंस लीडर के रूप में जागूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोई सपना नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अपने सपने को कितनी गहराई में देख रहा हूँ, पर फिर भी मैं सपने और वास्तविकता के बीच की अंतर तो कर ही सकता हूँ। वही मेरे क्यूए डेविएशन के स्टेट में जाने की कोई भी साइन नहीं दिखा रही है। तो फिर आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है? मैंने अपने जीवन के 70 सालों के दौरान काफी सारे अविश्वसनीय चीजों को महसूस किया है, लेकिन रिकार्नेशन नहीं, यह उससे अधिक है। मेरे पास वह अभी भी सारी यादें हैं जब मैं हेजिन था। उतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ा नौकर आते हुए कहता है तुम्हें खुद पर तुम्हें शर्म करनी चाहिए। मैं कल काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। क्या तुम्हें इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है? जो सुन मेन कैरेक्टर डुआन अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वह बूढ़ा नौकर फिर से उससे कहता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम तो अभी भी वही गैर जिम्मेदार पर्सन लग रहे हो। उसकी इस तरह की बातों को सुन डुआन अपने मन में कहता है गैर जिम्मेदार? जब मैं अलायंस लीडर था तो मैं अपने रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों के लिए फेमस था, पर मुझे काफी ही डिफिकल्टी को फेस करना पड़ा, जिसके लिए मैं सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकता। मैं कभी भी अपने वफादार सबऑर्डिनेट पर भरोसा नहीं कर पाया और हमेशा अपनी ड्यूटी को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और अब देखो मैं एक गैर जिम्मेदार आदमी बन चुका हूँ। वह बूढ़ा आदमी वहाँ से जाते हुए दोबारा उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है तुम इस फैमिली के ऊपर एक शर्मनाक धब्बा हो। इतना बोलते हुए वह उसके मुंह के ऊपर ही उस दरवाजे को लगा देता है। जो देख डुआन अपने मन में कहता है आखिर इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर किस तरह का पर्सन था जो लोग इसके साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं? आखिर उसने किया क्या है मेरे यहाँ पर जागने से पहले? इतना सोचते हुए वह कहता है यह काफी ही थका देने वाला है। वे वहाँ पर वही दूसरा आते हुए कहता है ओह तो आप जाग गए हो। मैंने आपको पहले क्या बोला था? वो भले ही एक वुमन है पर फिर भी आप उससे नहीं जीत सकते। साथ ही मैंने आपको बोला था आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। तो डुआन उससे कहता है आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर वह बंदा उसकी ओर एक अजीब से चेहरे के साथ देखने के बाद कहता है मैंने इसके बारे में सुना तो था कि आप बस नाटक कर रहे हो अपनी यादों को खोने की, और अब मैं जब आपको देख रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप काफी ही ज्यादा रिको से भरे हुए हैं। अगर उस दिन आप सिचुएशन को बेहतर ढंग से संभालते तो आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते और आप निर्दोष होते। पर खैर जो हो गया सो हो गया, अब आपको
यंग मास्टर, इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी चाहिए। आपके जैसे गधे को उस वुमेन को सौंपना बहुत ही ज्यादा होगा। तो डुआन उससे पूछता है, चलो मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछता हूँ, तुम हो कौन? तो वह बंदा उससे बताते हुए कहता है, मैं गुआंग तू हूँ। गुआंग तो यह अब और मजेदार नहीं रहा, तो प्लीज दिखावा करना बंद करिए कि आपने अपनी यादों को खो दिया है। उस बंदे के नाम को सुन गुआन कहता है, गुआंग तो नटहेड। तो वह बंदा बताते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, यह गटनेट नहीं है, मेरा नाम गुआंग है, इसलिए आप मजाक करना बंद करो, क्योंकि जो बोलता है वही असल में होता है। जिस पर डुआन उससे कहता है, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। जो सुन गुआंग कहता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि नाटक करना आप बंद करिए, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अब आपको और भी दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पर डुआन कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ। जो सुन गुआंग कहता है, क्या सच में? तो डुआन कहता है, हाँ बिल्कुल। तो गुआंग उससे आगे पूछते हुए कहता है, क्या आपको वह पैसे के बारे में याद है जो आपने मुझसे पहले उधार लिया था? तो डुआन कहता है, वह कितने पैसे थे? गुआंग बताता है, 2 टेल्स। जो सुन डुआन हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में इतने सारे पैसे? आगे वह उसे 2 टेल्स देते हुए कहता है, चलो ठीक है, ये लो, ऐसे रख लो। उसे इस तरह पैसे देता हुआ देख गुआंग हैरान होते हुए कहता है, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि आपने सच में अपनी यादों को खो दिया है। उसे इस तरह देख डुआन कहता है, अचानक तुम्हें मुझ पर विश्वास कैसे होने लगा? तो डुआन उसे बताते हुए कहता है, क्योंकि आप इस तरह के पर्सन है जो एक बार उधार लेने के बाद कभी भी पैसे को वापस नहीं करते। जिस पर डुआन उससे कहता है, मैंने अभी अभी तो तुम्हारे पैसे को वापस। साथ ही वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिर इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर कमीना वह किस तरह का पर्सन था? इतना सोचने के बाद वह गुआंग से कहता है, आखिर मैं किस तरह का पहले पर्सन था जो लोग मेरे साथ इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो गुआंग कहता है, आखिर मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? जो सुन डुआन अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या यार, मैंने कितने गलत काम किए हैं जो उसे बताने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ये सब सोचने के बाद वह गुआंग से कहता है, सबसे पहले मुझे हॉल के बारे में बताओ, वहाँ पर क्या हुआ था जो मुझे इतना चोट लग गया? तो गुआंग बताते हुए कहता है, आप लेडी सॉन्ग की वजह से पागल हो चुके थे और आपने एक ही बार में बहुत सारी शराब पी ली। जो सुन डुआन कहता है, आखिर लेडी सॉन्ग कौन है? जिस पर कि गुआंग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या आपको लेडी सॉन्ग के बारे में भी याद नहीं है? जिस पर कि डुआन कहता है, हाँ सही कहा। तो गुआंग उसे बताते हुए कहता है, सॉन्ग हुलिन वह सक्सेसर है सॉन्ग फैमिली की, वह सबसे खूबसूरत पर्सन है सेंगडोंग में, वह स्मार्ट के साथ साथ काफी पावरफुल है, वह बिल्कुल ही परफेक्ट है, बस उसकी एक ही कमजोरी है। तो डुआन उससे पूछता है, आखिर वह कमजोरी क्या है? जिस पर कि गुआंग उसकी ओर देखता हुआ काफी ही सीरियस होकर कहता है, वह आपकी फियांसी है। जो सुन डुआन चौंकते हुए कहता है, तो यही है उसकी वीकनेस? तो गुआंग कहता है, हाँ वह काफी अनलकी है जो कि उसे आपके जैसा हस्बैंड मिल रहा है। इस अरेंज मैरिज के कारण यह चीज उसके लिए काफी घातक वीकनेस बन गई है। गुआंग के इस तरह की बातों को सुनने के बाद डुआन उसकी ओर थोड़ी देर देखता है और बाद में उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें हमेशा मारा करता था? तो गुआंग घबराते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिस पर कि डुआन अपनी मुट्ठी को बनाते हुए कहता है, पता नहीं क्यों मेरे हाथों में अचानक से किसी अजीब तरह की खुजली होने लगी है, साथ ही मुझे किसी को पीटने का भी मन कर रहा है। जो सुन गुआंग और भी घबराते हुए कहता है, आपका और मेरा रिश्ता किसी अरेंज मैरिज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सुन डुआन कहता है, क्या सच में? इतना बोलते हुए वह उस बूढ़े सर्वेंट की बातों को याद करता है जो कि उसे जाते जाते कहा था, तुम अपनी फैमिली के ऊपर एक शर्मनाक धब्बे हो। आगे वह गुआंग से पूछते हुए कहता है, मुझे बताओ उस घटना से पहले क्या हुआ था? तो गुआंग उसे बताते हुए कहता है, आप जुए में काफी सारे पैसों को हार गए, साथ ही आप प्यार में गिर गए थे, शराब पीना, लड़ना, घर से भागकर यह कहना कि आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और बाद में बाहर जाकर हंगामा करना, इसके अलावा जियांगो में एक बड़ा नाम बनाना, यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप किया करते थे। इतना बोलते हुए वह आगे और भी उसे कुछ बताने ही वाला होता है, तभी डुआन उसे रोकते हुए कहता है, यह काफी है। आगे वह सोचते हुए कहता है, आखिर क्यों? आखिर इस तरह के कमीने को उसकी माँ ने बस एक थप्पड़ ही मारा, अगर मैं उसकी माँ की जगह पर होता तो मैं इसे लगभग मौत के घाट उतार देता। इतना सोचते हुए वह गुआंग से कहता है, गुआंग मैं तुम्हें किस तरह का पर्सन लगता हूँ? तो गुआंग कहता है, क्या मुझे ईमानदारी से बताना होगा? जो सुन डुआन कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे बताओ। तो डुआन एक लंबी सांस लेता है और उससे कहता है, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही एक कचरे हैं। जो सुन डुआन अपने मन में सोचता है, कचरा? आगे वह एडवाइजर की बातों को याद करता है, जिससे कि जब उसने पूछा था कि वह किस तरह का पर्सन है तो उसने बताया था आप खुद ही जियांगो है। ये सब सोचता हुआ वह कहता है, ऐसा लगता है कि मैं सच में मरकर वापस आ चुका हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है अगले दिन, जब डुआन बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता
है, मैं जिस यंग मैन के बॉडी में रिकारनेट हुआ उसका नाम बाई ली डुआन है और वह सेंगडांग के बाई स्वॉर्ड फैमिली का यंग लीडर है। पर न केवल उसकी पर्सनल रिलेशन बल्कि उसकी मार्शल आर्ट स्किल भी काफी ज्यादा खराब है। हालांकि वह स्वॉर्डमैन फैमिली का 20 साल का डिसेंडेंट है पर उसके पास बस 5 साल की क्यूआ है। उसके लिए बस एक ही चीज अच्छी है, वो है उसका नौकर जो कि बचपन से ही उसके साथ रहा है, जिसका की नाम गुआंग ताओ है। ये सब सोचने के बाद वह गुआंग से कहता है, गुआंग क्या तुमने किसी तरह के र्यूमर को सुना है? तो गुआंग कहता है, आखिर किस तरह के र्यूमर? जिस पर कि गुआंग उसे बताते हुए कहता है, जैसे किसी बूढ़े मास्टर की खजाने का मिलना या फिर दो सर वाले स्पिरिट का अपीयर होना या फिर अलायंस लीडर का मर जाना। जो सुन गुआंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और आखिरकार अलायंस लीडर क्यों ही मरेंगे? वो इसकी बातों को सुन गुआंग अपने मन में सोचता है, मुझे रिकारनेट हुए कुछ दिन बीत चुके हैं पर अभी तक कोई भी र्यूमर नहीं आया है अलायंस लीडर के मरने के बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग इसके बारे में छुपा रहा हो? क्योंकि अगर मुरिम अलायंस के लीडर के मौत के बारे में पता चलता है तो जियांगो पर काफी असर पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी गुआंग कहता है, अगर र्यूमर की बात करें तो मैंने एक र्यूमर को सुना है यंग मास्टर से रिलेटेड। जिस पर डुआन कहता है, आखिर वह कौन सी रूमर है? तो डुआन उसे बताते हुए कहता है, लोग बातें कर रहे हैं कि मिस सोंग से मार खाने के बाद आप पागल हो चुके हैं। जो सुन डुआन अपने मन में कहता है, एक लड़की से मार खाने वाली बात बार बार सुनकर मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। इतना सोचने के बाद वो कहता है, क्या मिस सोंग सच में काफी सुंदर है इस हद तक कि मैं पागल हो गया और उससे मार खाने के लिए उसके पास चला गया? तो डुआन उसे बताता है, हाँ बिल्कुल, उसे यहाँ पर लौटे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन पहले ही उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरी जगह पर फैल गई है। क्या आपको याद नहीं है कैसे लोग केवल मिस सोंग की सुंदरता को देखने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे? जो सुन डुआन कहता है, नहीं मुझे याद नहीं है। इतना बोलते हुए वह सोचता है, मैंने अपने पिछली लाइफ में काफी सारे वुमेन को डेट किया था, उनमें से एक ऐसी लेडी भी थी जो सेंट्रल प्लेन के सबसे खूबसूरत 4 लेडी में से एक, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत वुमेन थी। लेकिन मैं उनमें से किसी से भी सच्चा वाला प्यार नहीं कर पाया क्योंकि वे वुमेन मुझे हेजन के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल मास्टर के रूप में मानते थे, जबकि मैं चाहता था कि वे लोग मुझे बस हेजन के रूप में माने। इसीलिए मैंने जिससे सच्चा प्यार किया वह मेरा स्वॉर्ड ही था। वह इसी तरह अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी गुआंग उससे कहता है, भले ही यंग मास्टर आप मिस सोंग के हाथों पीटे गए हैं लेकिन आपको समझना होगा कि इससे आगे वो कुछ बोल पाता। तभी डुआन उसे रोकते हुए कहता है, चलो अब इसे भूल जाते हैं। उसे इस तरह देख गुआंग कहता है, क्या सच में इसे भूल जाए? तो डुआन वहाँ से जाते हुए कहता है, अब मैं मिस सोंग के बारे में और भी कुछ याद नहीं करना चाहता। भले ही वह सनडाउन के सबसे खूबसूरत लेडी है, मेरे लिए तुम बस एक स्वॉर्ड को लेकर आओ। जो सुन गुआंग काफी हैरान होता है और पूछते हुए कहता है, आखिर अचानक आप एक स्वॉर्ड क्यों चाहते हैं? तो डुआन कहता है, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या एक मार्शल आर्टिस्ट को स्वॉर्ड को लेने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होगी? डुआन को इस तरह बात करता हुआ देख गुआंग कहता है, आपने सच में अपनी मेमोरी को खो दिया है। आगे वह कुछ देर बाद उसके लिए स्वॉर्ड को लाते हुए उससे कहता है, मुझे यह काफी देर तक ढूंढने पर मिली है, इसे गोदाम में रख दिया गया था। डुआन उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेता हुआ सोचता है, यह पहली बार है जब मैं स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले रहा हूँ। टॉप पर पहुँचने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे सामने खड़ा हो सके और मैं उसके खिलाफ अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर चला सकूं। लेकिन जब मुझे मार्शल गॉड कहा गया तब भी मैं मेंटल स्वॉर्ड रियलम तक नहीं पहुंच पाया और असफल हो गया। यह एक ऐसी रियलम है जहां पर कोई भी पहुंचने के बाद इनविंसिबल स्वॉर्ड को यूज कर सकता है बस अपने दिमाग से। साथ ही दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे कि मेंटल स्वॉर्ड के साथ काटा ना जा सके। इसलिए अब जबकि मैं दोबारा रिकारनेट हुआ हूँ तो मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ जिस रास्ते पर मैं पिछली जिंदगी में नहीं चल पाया। इतना सोचते हुए वह काफी ज्यादा सीरियस होता है। लेकिन उतने में ही गुआंग कहता है, यंग मास्टर आप इस स्वर का उपयोग करके मिस सोंग से बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं है ना? तो डुआन कहता है, क्या? गुआंग उसे समझाते हुए कहता है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो सुन डुआन कुछ भी ना समझते हुए कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इतना बोलते हुए जब वह उसके चेहरे की ओर देखता है तो गुआंग काफी ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वह उसे देखता हुआ सोचता है, वो उसके चेहरे को देखता हुआ ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा है। आखिर इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर किस तरह का पर्सन था मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उसी समय वहाँ पर उसकी मदर आते हुए कहती है, डुआन आखिर तुम आगे अब क्या करने जा रहे हो? उसे देख गुआंग कहता है, यंग लेडी वेलकम। वही डुआन की मदर बोल रही होती है, क्या तुमने सुना नहीं डुआन, मैंने तुमसे क्या पूछा है? क्या तुम सच में सोंग हुलिन को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो इस स्वॉर्ड से? तो डुआन उसे बताते हुए कहता है, मेरा यह कारण नहीं है इस स्वॉर्ड को लेने का। तो उसकी मदर कहती है, तो फिर क्या कारण है तुम्हारे इस तरह स्वॉर्ड को पकड़ने की? डुआन बताता है, अब मैं सीरियस होकर
पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जो सुन उसकी मदर हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहते हो? गुआंग भी उसकी बातों को सुन चौंक गया होता है और कहता है, क्या फिर से? तो उसकी मदर आगे कहती है, यह अभी भी मुझे झूठ ही लग रही है, तुम जरूर कोई बुरा काम करने की दोबारा कोशिश कर रहे होंगे। जिस पर डुआन कहता है, मदर मुझे नहीं पता कि मैं इस स्वॉर्ड के साथ भविष्य में क्या करूंगा, लेकिन कम से कम मैं इतना तो जानता ही हूँ कि मैं कभी भी इस स्वॉर्ड के साथ अपने फियांसे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और न ही मैं इस स्वॉर्ड का यूज अपने से कमजोर लोगों को सताने के लिए करूंगा। डुआन की इस तरह की बातों को सुन उसकी मदर काफी हैरान होती है। वहीं डुआन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बैली डुआन के बॉडी में रिकारनेट हुआ हूँ, पर अब जबकि ऐसा हो ही गया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बैली डुआन बनकर रहूं। इतना सोचने के बाद वह कहता है, मदर प्लीज आप चिंता मत कीजिए, अपने बेटे के इतनी समझदारी को देख, वो तो पूरी तरह अवाक हो चुकी होती है। पर सीन इसी के साथ चेंज होता है और हम डुआन को कहीं पर मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि वह ध्यान लगाते हुए सोच रहा होता है, मैंने 5 साल की खराब इंटरनल आर्ट को 5 सालों की सबसे प्योर इंटरनल आर्ट में बदल दिया है। पहले मार्शल सर्कुलेशन माइंड आर्ट वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट है पूरी दुनिया में, जो कि क्यू ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है। अब से मुझे हेवनली मार्शल सर्कुलेशन माइंड आर्ट के साथ इंटरनल आर्ट और स्टेमिना को बढ़ाना होगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी बाहर से वांग भागते हुए अंदर की ओर आता है और उसे बताते हुए कहता है, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जो सुन डुआन कहता है, आखिरकार समय आ ही गया। इतना सोचते हुए वह गुआंग से कहता है, क्या अलायंस लीडर मर चुका है? जो सुन गुआंग उससे कहता है, हाँ आप ये क्या ऐसी बातें कर रहे हो, आखिर अचानक ही अलायंस लीडर क्यों ही मरेंगे? यहाँ पर तो क्लैन लीडर सॉन्ग आए हैं। डुआन जिसको सुन कहता है, आखिर वो कौन है? तो गुआंग उसे बताता है, मिस सॉन्ग का फादर और ग्रैंड मास्टर सॉन्ग यूजिन। जिस पर डुआन कहता है, हाँ तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो गुआंग बताते हुए कहता है, क्योंकि उनके साथ मिस सॉन्ग भी आई है, इसी के साथ वे लोग बाहर आ जाते हैं। जबकि गुआंग अभी भी उसे पीछे से समझाते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर आपको पता है ना कि आप इस बार कोई भी परेशानी नहीं खड़ा कर सकते। तो डुआन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी गुआंग उसे समझाते हुए कहता है, आप पूरी तरह रिस्पेक्टफुली उनसे माफी मांगिएगा, क्या आप समझ रहे हो ना? तो डुआन कहता है, हाँ यार मैं समझ गया, तुम्हें इतनी बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। इतना बोलते हुए जब वह सामने की ओर देखता है तो उसका फादर बोल रहा होता है, तो आप यहाँ पर आ ही गए। वही जब डुआन सॉन्ग की ओर देखता है तो वह काफी ही ज्यादा हैरान होता है और सोचते हुए कहता है, तो यही है सॉन्ग फैमिली की सक्सेसर, वह उससे ज्यादा खूबसूरत है जितना मैंने की उम्मीद की थी। क्या यही कारण है कि इस बॉडी ने अपने दिमाग को खो दिया था? उतने में ही सॉन्ग का भी ध्यान उसकी ओर जाता है पर वह उसे इग्नोर कर देती है। तो डुआन उन सभी के सामने जाते हुए कहता है, काफी समय हो गया है, क्या आप लोग ठीक हैं? तो सॉन्ग फैमिली का हेड उससे कहता है, हाँ हम लोग ठीक हैं। जिस पर कि डुआन बताता है, पिछली बार के इंसिडेंट के लिए मुझे काफी दुख है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। पर सॉन्ग कुछ भी नहीं बोलती है तो उसका फादर उससे कहता है, यूलिन तुम क्या कर रही हो? जिसको देख डुआन का फादर उसे रोकते हुए कहता है, अरे आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलती मेरे बेटे की थी, आपको इसके लिए यूलिन को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन सॉन्ग फैमिली का हेड कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन सॉन्ग आगे बढ़ उन सभी से कहती है, अब जबकि हम एक साथ हैं तो मुझे कुछ आप लोगों को बताना है। डुआन का फादर जिसको सुन कहता है, ठीक है तुम क्या बताना चाहती हो? सॉन्ग कहती है, प्लीज इस अरेंज मैरिज को कैंसिल कर दीजिए। जो सुन वे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसका फादर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम यह अचानक क्या बोल रही हो? तो सॉन्ग कहती है, क्या यह एक अरेंज मैरिज नहीं है? मैं जानती हूँ कि यह रूडनेस है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अपने पसंद के हस्बैंड को चुनना मेरा अधिकार है, कम से कम मेरे पास इतना तो होना ही चाहिए। उसकी इस तरह की बातों को सुन वे सारे लोग कुछ भी नहीं बोल पाते। वही साइड में खड़ा डुआन भी कहता है, अरे यार चलो कोई बात नहीं। आगे सॉन्ग बताती है, मुझे यह करते हुए काफी दुख हो रहा है क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप दोनों मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा यंग मास्टर बाई के साथ शादी करने का कोई भी प्लान नहीं है। उसकी इस तरह की बातों को सुन डुआन के मदर फादर को तो काफी ही बड़ा झटका लगा होता है, लेकिन सॉन्ग का फादर उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है, तुम्हारी इस रूडनेस का क्या मतलब है? तुम कैसे उन लोगों को जो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं उन्हें इस तरह एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए बोल सकती हो? इसके अलावा यहाँ आने से पहले तुम मुझसे बिना इसके बारे में बात किए हुए ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे और उन्हें दोनों को ही नीचा दिखा रही हो। जो सुन सॉन्ग कुछ भी नहीं बोल पाती तो डुआन का फादर आगे बढ़ सॉन्ग फैमिली के हेड को रोकते हुए कहता है, वाक शांत हो जा, उसके ऐसा करने के लिए उसने जरूर कुछ सोचा होगा। तो वह बंदा कहता है, लेकिन फिर भी आगे वो कुछ बोल पाता तभी एक आवाज आती है,
मैं भी इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मिस स्वांग चाहती है। डुआन को भी ऐसा बोलता हुआ देख वे लोग तो और भी ज्यादा खामोश हो जाते हैं। पीछे ग्वांग बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग को भी कुछ भी नहीं समझ आया होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसी समय सॉन्ग फैमिली का हेड बोलता है, मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज तुम इसे अपने दिल पर मत लो। जो सुन डुआन अपने मन में सोचता है, पहली बात गलती मेरी थी, पर फिर भी वो माफी मांग रहा है। इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर भले ही एक गधा था, लेकिन उसके आसपास वाले लोग सच में काफी अच्छे हैं। आगे वह बोलता है, आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस वजह से एंगेजमेंट को तोड़ नहीं रहा हूँ। फैमिली हेड कहता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डुआन उसे बताता है, क्योंकि मैं भी अपनी पसंद की वोमेन से शादी करना चाहता हूँ। डुआन की बातों को सुन सॉन्ग बिल्कुल ही हैरान हो गई होती है, लेकिन डुआन के मदर और फादर दोनों को काफी दुख होता है। पर फिर भी डुआन का फादर हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, अगर दोनों यही चाहते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जो सुन सॉन्ग फैमिली का हेड उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम्हारे साथ क्या हो गया है, नहीं हम एंगेजमेंट को नहीं तोड़ सकते। जिस पर डुआन का फादर कहता है, जैसा कि ह्यूलिन ने कहा, हम उसके भविष्य को लेकर फैसला नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें वही करना चाहिए जो वे लोग चाहते हैं। तो सॉन्ग फैमिली का हेड कहता है, जो कुछ भी हो मैंने तुमसे पहले ही कहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम फिलहाल के लिए जा रहे हैं और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अपने फादर की बातों को सुनने के बाद सॉन्ग डुआन की ओर देखती है और उससे कहती है, आखिर तुमने अपने माइंड को क्यों चेंज किया। तो डुआन बताता है, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी काफी ही दर्द देता है। जो सुन सॉन्ग कुछ भी नहीं बोल पाती और उन सबको ग्रीट करते हुए अपने फादर के पीछे चली जाती है। वहीं वे लोग उन सभी को पीछे जाते हुए देखने के बाद डुआन की मदर कहती है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जो सुन डुआन बताता है, ऐसा बोलने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरा अभी कोई भी शादी करने का प्लान नहीं है, मुझे फिलहाल के लिए कुछ समय चाहिए। तो उसकी मदर उससे बोलती है, अगर तुम्हें ह्यूलिन के साथ शादी करने का कोई प्लान नहीं था तो आखिर तुम उससे क्यों मिले और इतना हंगामा क्यों मचाया। जिस पर डुआन माफी मांगते हुए सोचता है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इस शरीर में मेरे आने से पहले हुआ था। अपने बेटे को माफी मांगता हुआ देख उसकी मदर कहती है, तो फिर आखिर वह क्या चीज है जो फिलहाल के लिए तुम करना चाहते हो। उसका फादर भी यह सुनने के लिए तैयार होता है। उन दोनों को इस तरह देख डुआन बताता है, मैं मार्शल आर्ट में ट्रेन करने का प्लान बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले बोला था। उसकी मदर बोलती है, क्या तुम सीरियस हो। डुआन बताता है, हाँ मैं सीरियस हूँ। जो सुन उसकी मदर बिल्कुल ही शांत हो जाती है। तो डुआन का फादर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, काफी समय हो गया है जब हम एक साथ बैठकर शराब नहीं पिए हैं। तो उसकी मदर कहती है, हाँ ठीक है, पर एक मिनट मुझे रुक जाओ। और डुआन के फादर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, हमारा बेटा कहा ना कि वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहता है, यह हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह है, तो चलो इसी खुशी में एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। तो उसकी मदर कहती है, हाँ लेकिन। पर डुआन का फादर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वही डुआन उन दोनों को पीछे से देखता हुआ सोचता है, मैं हर बार जब उन दोनों की आंखों में देखता हूँ तो मुझे काफी दुख होता है, यह सोचते हुए कि वे लोग इस गधे के बारे में कितना चिंता करते हैं और उस पर कितना विश्वास करते हैं। पर मेरा एक हिस्सा मानता है कि फैमिली लोगों के लिए कमजोरी होती है। एक बार प्रेम के जाल में फंसने के बाद वे लोगों के दिमाग को कमजोर कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर वो कठोर फैसले नहीं कर पाते हैं। अगर समय आया और मुझे इस तरह के फैसले लेने पड़े तो मैं क्या करूँगा। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं वो ट्रेनिंग करने के बाद काफी हाँफ रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरा स्टैमिना काफी कमजोर है, बिना इंटरनल आर्ट के यूज के यह अपने लिमिट पर पहुंच गया है। अपने बिना इंटरनल आर्ट के 12 ली तक दौड़ने के बाद ही मेरी सारे स्टैमिना खत्म हो चुकी है, पर अगर मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। इतना बोलते हुए वह जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर आता है तो वह किसी को देख काफी हैरान होता है, क्योंकि बाहर उसका इंतजार सॉन्ग कर रही होती है और वह उसे देखते ही कहती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुम किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग को न रखो। फादर ने मुझे यहाँ पर माफी मांगने के लिए भेजा है। जिसके रिप्लाई में डुआन कहता है, चिंता मत करो, मुझे किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। जो सुन सॉन्ग उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद कहती है, क्या तुमको याद है उस दिन जब तुम नशे में थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था। तुमने मुझसे कहा था कि चलो देखते हैं तुम्हारा यह सुंदर चेहरा कितने दिनों तक चलता है, ज्यादा इस पर गर्व मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस पर झुर्रियां पड़ जाएगी। सॉन्ग उसकी इस तरह की बातों को सुन सोचता है, तो आखिरकार इस कमीने ने ऐसा किया था। आगे वह सॉन्ग से माफी मांगते हुए कहता है, मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ उस दिन के लिए। इस पर की सॉन्ग कहती है, तुमने सही कहा, अभी मेरे चेहरे की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा कोई भी इसकी तारीफ
तारीफ नहीं करेगा। इसीलिए मैं अपने स्किल के साथ अपना नाम बनाना चाहती हूँ, ना कि केवल अपने चेहरे के साथ। इसके चलते मेरे लिए अभी किसी भी आदमी को डेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मेरे एंगेजमेंट तोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ओह, डुआन कहता है, ओह अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। सुन, सॉन्ग उससे बोलती है, क्या तुम्हारा एंगेजमेंट तोड़ने का कारण यह है कि तुम्हारे प्राइड को ठेस पहुंचा है? जिस पर कि डुआन पहले तो चौंकता है, बाद में एक स्माइल करते हुए उसे बताता है, नहीं, मेरा एंगेजमेंट तोड़ने का कारण यह नहीं है। यह तो केवल इसलिए है क्योंकि तुम यह चाहते थे। साथ ही वह अपने मन में सोचता हुआ कहता है, यह वह फीलिंग है जिसको कि हर कोई अपनी 20 साल की उम्र में लगभग महसूस करता है। डेटिंग, ब्रेकअप होना, रोना और हंसना, यह सब तो आम बात है। शायद इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर भी इसी के कारण इतना हंगामा किया था। इतना सोचने के बाद वह कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एंगेजमेंट तोड़ने का अपने मन को कभी नहीं बदलूंगा। जो सुन सॉन्ग काफी हैरान होती है, लेकिन डुआन उसके बगल से जाता हुआ उसे बताता है, अब से मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाला। इतना बोलते हुए वह अपने मन में कहता है, मेरे पिछले लाइफ में 20वां साल मेरे काफी ही ब्लडों से भरा हुआ था। मैं अपने 20वें साल में शॉट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए पूरे सेंट्रल प्लेन में इविल डोर्स को मारता हुआ घूम रहा था। मेरी जवानी चमकते नीले रंग से कभी भी नहीं भरी, उसमें केवल सफेद और खून का रंग भरा हुआ था। उस समय पर मेरी लाइफ काफी ही ज्यादा हार्ड थी। वही सॉन्ग को देखते हैं, जो कि उसकी बातों को सुन पीछे से काफी ही ज्यादा हैरान होती है और उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वह कुछ भी नहीं बोल पाती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसी के साथ समय बीतता है और अब बर्फ गिरना शुरू हो गया होता है और हम डुआन को देखते हैं, जो अभी भी काफी हार्ड ट्रेनिंग को कर रहा होता है। साथ ही वह अपने मन में सोचता हुआ बोल रहा होता है, सोल चेसिंग असुरा स्वॉर्ड आर्ट, मैंने डार्क पाथ के 13 सिंडिकेट लीडरों के दिलों को क्रश कर दिया है, पर अभी भी ब्लड हेवन डिवाइन कल्ट का लीडर का सर बचा हुआ है। इसी के साथ वह अपना दोबारा किसी तरह के अटैक को करता हुआ कहता है, जैसे कि गुलाब पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल उसी तरह। इतना बोलते हुए वह किसी रोज की तरह अपने अटैक को बनाता हुआ डिवाइन कल्ट के लीडर के इमेजिनरी फिगर की ओर अटैक करता है। हम देखते हैं उसके अटैक से काफी ही ज्यादा पावर निकलती है और वहाँ पर पूरे जंगल में एक जोरदार धमाका होता है। आगे जब माहौल शांत होता है तो वह अपने मन में सोचता हुआ कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे आसान है मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करना अभी मेरे लिए। क्या इस बॉडी के पिछले ओनर के पास मार्शल आर्ट के लिए काफी अच्छा टैलेंट था? आखिर भाई ली डुआन, तुम्हारे पास किस तरह की बॉडी है? तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद भी तुम इस तरह गधे कैसे थे? सेम टाइम पर हम जंगल से बाहर एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा उस धमाके को देखता हुआ कह रहा होता है, मैंने इन दिनों यंग मास्टर भाई के बारे में सुना है कि वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। जिसको सुन सॉन्ग कहती है, क्या सच में वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है? तो वह बंदा बताते हुए कहता है, हाँ, यह कुछ ऐसा है जो वह कभी नहीं करता था, जिसके चलते उसके बाई स्वॉर्डमैन फैमिली में भी हर कोई हैरान है। हालांकि मुझे लगता है कि वह बस आपके सामने अच्छा दिखने के लिए ऐसा कर रहा है। जिस पर कि सॉन्ग उसे बताती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह बिल्कुल भी मेरे सामने अच्छा दिखने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। जो सुन वह बंदा काफी ही हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? तो सॉन्ग डुआन के साथ उसकी भेंट को याद करते हुए सोचती है, उस समय पर उसकी नजरों में देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कोई नाटक कर रहा है। तभी उसके साथ वाला वह बंदा बोलता है, आज सभी यंगर जनरेशन वाले के बीच मीटिंग है। तो सॉन्ग कहती है, क्या मेरा जाना वहाँ पर जरूरी है? वह बंदा बताता है, हाँ, आपको जाना ही होगा। यंग सिंडिकेट के यंग मास्टर ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई बार हमसे बोला है, इसलिए आपको इसमें शामिल होना ही होगा। और वैसे भी जैसे कि आपको पता है, यंग सिंडिकेट, आगे वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही सॉन्ग उसे रोकते हुए कहती है, चलो यह काफी है, मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। जो सुन वह बंदा कुछ भी नहीं बोलता और थोड़ी देर उसे देख सोचने के बाद कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपके बाहर जाने के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। जिसके अगले सीन में हम मार्केट को देखते हैं और डुआन बोल रहा होता है, मैं यहाँ मार्केट में घूमने के लिए इसलिए आया था ताकि मैं अलायंस लीडर के मौत के बारे में कुछ सुन सकूं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी अफवाह नहीं है। आखिर अलायंस लीडर की मौत के बारे में अनाउंस करने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या मुझे मुरिम अलायंस के टॉप पर जाना चाहिए और इसके बारे में गैल और सारी अंग से पूछना चाहिए? पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना बोलते हुए उसकी नजर कहीं पर जाती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं वहाँ पर सॉन्ग और कुछ बंदे आते हैं और उन्हीं के बीच सिंडिकेट का यंग मास्टर भी होता है। वह डुआन को देखते ही कहता है, ओह बाइली डुआन, तुम कमीने आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैंने सुना था कि तुम मौत से बाल बाल बचे हो, लेकिन देखने से तो तुम बिल्कुल ही ठीक लग रहे हो। इतना बोलते हुए वह उसके सामने वाले टेबल पर बैठ जाता है। वही डुआन उस बंदे को देख अपने मन में सोचता हुआ कह रहा होता है, क्या यह एक और हरामखोर है जिसे कि
इस बॉडी से प्रॉब्लम है। उतने में ही सिंडिकेट का यंग मास्टर बोलता है, मैंने सुना है कि तुम इन दिनों मार्शल आर्ट सीख रहे हो, क्या तुम इसे सीखने के बाद मुझे हराओगे? जो सुन डुआन स्माइल करता हुआ कहता है, आखिरकार कौन मार्शल आर्ट को ट्रेन करता है केवल हराने के लिए? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की जाती है केवल लोगों को मारने के लिए। उसकी इस तरह की बातों को सुन और उसकी नजरों में देखकर सिंडिकेट का यंग मास्टर काफी ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, उसकी आंखें, मेरा मतलब है कि बैली डुआन जैसे उस कचरे से मैं आखिरकार इस तरह के डर को क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? यह तो हो ही नहीं सकता है कि मैं उससे डर जाऊं। आगे वह उससे बोलता है, तुम कर्जदार लवर कहीं के, क्या तुम वही नहीं हो जो मिस सॉन्ग के हाथों मार खाया था? उसकी बातों को सुन डुआन अपने मन में सोचता है, कर्जदार लवर, क्या मैंने इस बास्टर्ड से भी उधार लिया है? लगता है कि मुझे गुआंग से इसके बारे में बाद में पूछना होगा। डुआन को इस तरह चुप देख सिंडिकेट का यंग मास्टर उससे कुछ बोल नहीं वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस सॉन्ग आते हुए कहती है, तुम ये आखिर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कभी भी ऐसा नहीं बोला है। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, मुझे कुछ समझने के लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। मिस सॉन्ग, क्या यह कमीना आपको परेशान नहीं कर रहा है? तो सॉन्ग कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जो सुन डुआन वहाँ से जाने लगता है तो वह बंदा उससे कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो कमीने कहीं के? जिस पर कि डुआन उस पर ना ध्यान देते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। वहीं पीछे से सिंडिकेट का यंग मास्टर उससे बोल रहा होता है, मुझे इस तरह घूरते हुए मत जाओ। जिस पर कि डुआन अपने मन में सोचता हुआ कहता है, मुझे इन जैसे बच्चों पर अपनी फीलिंग को बर्बाद करना नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं बैली डुआन के रूप में मैं क्यों रिकार्नेट हुआ हूँ, पर मुझे इतना तो जरूर पता है कि इन पैथेटिक चीजों पर बिल्कुल भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं। इतना सोचते हुए वह बिल्कुल ही सॉन्ग को इग्नोर करता हुआ उसके बगल से वहाँ से चला जाता है। उसको इस तरह देख हुए सारे लोग हैरान होते हुए कहते हैं, वह बास्टर्ड बॉय थोड़ा सा अलग लग रहा है। वहीं सॉन्ग भी चुपचाप उसे पीछे से देख रही होती है। आगे हम कहीं और पर देखते हैं जहाँ पर कि गुआंग झाड़ू मारते हुए कचरे को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डुआन आता है और उसे देख कहता है, आखिर तुम इतनी देर तक सफाई क्यों कर रहे हो? तो गुआंग बताते हुए कहता है, मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर लीडर यांग आ रहे हैं। जो सुन डुआन कहता है, आखिर वो कौन है? तो गुआंग अजीब से चेहरे के साथ उससे बोलता है, क्या सच में आपको उसके बारे में भी याद नहीं है? जिस पर कि डुआन कहता है, हाँ मुझे याद नहीं है। इतना बोलते हुए वह अपने मन में सोचता है, मैं जब भी उससे यह बोलता हूँ तो वह यकीन कर लेता है। उतने में ही गुआंग उसे बताते हुए कहता है, यांग सिंडिकेट फिलहाल के लिए शेंडोंग में सबसे बड़ा ग्रुप है और एक समय पर हम हुआ करते थे। जिस पर कि डुआन पूछता है, तो फिर क्या दूसरा हम हैं? तो डुआन उसे बताते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, दूसरे नंबर पर आने वाला ग्रुप सॉन्ग फैमिली है और हम तीसरे नंबर पर आते हैं। जो सुन डुआन हैरान होते हुए कहता है, लेकिन अभी तो तुमने बोला है कि शेंडोंग के सबसे बड़ा और पहला ग्रुप हम हुआ करते थे, तो फिर आखिर क्या हुआ जो हम तीसरे नंबर पर आ गए? तो गुआंग कहता है, क्या सच में आप इसके बारे में पूछ रहे हो? डुआन जिसको सुन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, क्या हमारे ग्रुप को तीसरे नंबर पर आने का कारण मैं हूँ? तो गुआंग बताते हुए कहता है, हाँ, हमारे फैमिली के काफी सारे पैसे खर्च हो गए। आपने जितने भी ट्रबल को कॉज किया था उसे संभालने में, और समय के साथ हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब हो गया कि हमने मार्शल आर्टिस्टों के नंबरों में कमी कर दी। जिस पर कि डुआन कहता है, क्या मैंने कहीं से उधार ली थी? जो सुन गुआंग उसे बताता है, बेशक आपने कई जगहों से उधार ली है, जिसमें कि सबसे बड़ा उधार आपने यांग सिंडिकेट से ली है। उसकी बातों को सुन डुआन अपने मन में उसी बंदे को याद करता हुआ कहता है, तो इसीलिए वह बास्टर्ड इतना घमंड में बात कर रहा था। आगे गुआंग बताता है, हमारे पास 3 सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन का स्क्वाड था, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण हमने धीरे धीरे इनकी आकार को छोटा करता हुआ एक में मिला दिया और अब हमारे पास बस एक ही स्क्वाड बचा है। साथ ही यहाँ पर सर्वेंट और मेड के संख्याओं में भी काफी कमी आई है, वे लगभग आधे से भी कम बचे हैं। मैंने सुना है कि इन दिनों फाइनेंशियल कंडीशन काफी भयानक तरीके से खराब हो चुकी है। आप सच में यंग मास्टर काफी लापरवाह हैं। इतना बोलते हुए वह काफी निराश होता है। उसको इस तरह देख डुआन कहता है, लगता है कि तुम्हारे इस बार की सैलरी में देरी होगी। तो गुआंग वहाँ से जाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अभी सैलरी का टाइम नहीं आया है। वैसे भी फैमिली हेड ने हमारी सैलरी के बारे में सबसे पहले ख्याल रखा है। जो सुन डुआन अपने मन में सोचता है, इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर बाय ली डुआन ने इस फैमिली के फ्यूचर को पूरी तरह खा लिया है। इतना सोचने के बाद वह गुआंग से बोलता है, मुझे काफी भूख लगी है, तो तुम क्यों ना रात की डिनर के लिए तैयारी करो। जो सुन गुआंग उसे बताते हुए कहता है, जिससे हमने उधार लिया है वह आज यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए सबसे पहले हमें इस जगह को साफ करना होगा। वैसे भी मैं काफी बिजी हूँ, तो चलिए हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। वही डुआन जब उसे देख ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आते हुए उससे बोलती है, यांग सिंडिकेट के यंग मास्टर ने ब्रदर गुआंग को मारा था, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। उसे देख डुआन अपने मन
मन में कहता है इस बच्ची का नाम सॉन्ग ही है, इसके बारे में ग्वांग ने मुझे पहले बताया था। इतना सोचने के बाद वह उससे पूछता है क्या वह यांग सिंडिकेट के बास्टर्ड ने ग्वांग को मारा था, तुम ये क्या बोल रही हो? जिस पर कि वह बच्ची बताती है हाँ, उस यंग मास्टर को लगता था कि यार्ड में अगर कचरा है तो आलसी नौकर को पीटना चाहिए। तो डुआन कहता है आखिर वह कैसे किसी दूसरे के नौकर को पीट सकता है? तो वह बच्ची रोते हुए कहती है उस दिन उस यंग मास्टर ने ही कचरे को फेंका था पर फिर भी उसने ब्रदर ग्वांग को पीटा। जो सुन डुआन अपने मन में कहता है आखिर वह कैसे खुद ही कचरे को फैलाकर किसी दूसरे के नौकर को पीट सकता है। इतना सोचते हुए वह उस बच्ची से कहती है जब वह घटना हो रही थी तो क्या मैं वहीं पर था? वह बच्ची बताती है हाँ, आप भी वहीं पर थे और बस हंसे जा रहे थे ब्रदर ग्वांग को पीटता दे। जिस पर कि डुआन को तो और भी बड़ा झटका लगता है। साथ ही वह अपने मन में सोचता है बैली डुआन यह कचरा सच में एक श्रापित बास्टर्ड है, वह कैसे इतना मूर्ख हो सकता है? इसी के साथ हम देखते हैं सिंडिकेट का यंग मास्टर ग्वांग को पीट रहा होता है और डुआन बस अपने शराब को पीता हुआ काफी मजे में हंस रहा होता है। आगे वह बच्ची डुआन को बताती है हालांकि ब्रदर ग्वांग ने मुझे इस बारे में कल बताया था, आप बेहतर हो रहे हैं और उसे आप पर भरोसा है, पर अगर मैं सच कहूँ तो मुझे आप पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ब्रदर ग्वांग पर विश्वास करती हूँ। इतना बोलकर वह भी उसे ग्रीट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं डुआन उसकी बातों को सुनने के बाद काफी निराश होकर ग्वांग की ओर देखते हुए कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतने अच्छे से व्यवहार कैसे कर सकते हो? इतना सोचते हुए वह भी वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद जब ग्वांग बाहर सफाई कर ही रहा होता है तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है सिंडिकेट का लीडर यहाँ पर पहुँच चुका है। हम देखते हैं वहाँ पर उसके साथ काफी ज्यादा लोग होते हैं। आगे सिंडिकेट का लीडर बोलता है काफी समय हो गया मिले हुए क्लैन लीडर। जिसके रिप्लाई में डुआन का फादर बोलता है हाँ सही कहा, आपको यहाँ देर रात आए हुए काफी समय हो गया है। उन लोगों की बातों को सुन डुआन अपने मन में सोचते हुए कहता है मैंने सुना है कि वह जब अपने पैंट में मूतता था तो मेरे फादर को ग्रैंडफादर बोलकर बुलाया करता था, पर अब जरा उसके बात करने के तरीके को तो देखो, इतनी देर रात आखिर कौन ही आता है जब तक कि वे हमें नीचा नहीं दिखाना चाहते। आगे वह सिंडिकेट के यंग मास्टर को देखता हुआ कहता है यही वह बास्टर्ड है जिसने कि ग्वांग को पीटा था बिना किसी कारण के। उसी समय सिंडिकेट का लीडर बोलता है क्या आप बैंक के ग्रैंड मास्टर बैंक वेंडो को जानते हैं? तो डुआन का फादर बोलता है हाँ बेशक मैं उन्हें जानता हूँ। जिस पर कि वह बंदा बोलता है हमने उनके साथ हाथ मिलाकर एक बिजनेस को स्टार्ट करने का फैसला किया है, जिसके चलते मैं उनसे मिलने के लिए जाने वाला हूँ। इसीलिए हमने हमारे क्लैन लीडर के लिए अच्छे अच्छे शब्दों को चुन कर रखा है उन्हें बताने के लिए। जो सुन डुआन का फादर बोलता है आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए थैंक यू, हम काफी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कंसीडर किया है। तो वह बंदा हंसते हुए कहता है आपको पता है ना केवल मैं ही हूँ जो हमारे क्लैन लीडर के बारे में इतना चिंता करता है। तो डुआन का फादर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है हाँ ठीक है चलिए अंदर चलकर इस पर बात करते हैं। वह बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर चलो चलते हैं। इतना बोलते हुए वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वही पीछे खड़ा सिंडिकेट का यंग मास्टर डुआन से बोलता है वही कर्जदार लवर हम फिर से मिल गए। जो सुन डुआन अपने मन में सोचता हुआ कहता है मैं अपने फादर और अपनी फैमिली के लिए बस एक बार शांत रहूंगा, हालांकि मुझे ग्वांग के लिए बुरा लग रहा है पर बस एक बार। इतना सोचते हुए जब वह ग्वांग की ओर देखता है तो वह काफी ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। उसे देख डुआन कहता है अरे यार मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। ये सब सोचने के बाद वो वहाँ से जाते हुए उस बंदे से बोलता है क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो खाना खा कर जाना। डुआन को इस तरह खुद को इग्नोर करता हुआ देख वह बंदा बोलता है तुम छोटे प्राइड वाले भिखारी कहीं के, कमीने बकवास करना बंद कर और बता मुझे कि मेरे पैसे कब वापस करेगा। इस पर कि डुआन उससे बोलता है अपने शब्दों पर जरा लगाम लगा, मैं वह नहीं हूँ जो कि तुम्हारा कर्जदार है। डुआन को इस तरह बोलता देख वह बंदा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है ओह डियर जरा अपनी कॉन्फिडेंट तो देखो, क्या तुम्हें सच में अभी भी लगता है कि तुम चैंगडोंग के सबसे बेस्ट क्लैन के सक्सेसर हो? तो डुआन उसे बताता है इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं तो पहले से ही हूँ। डुआन को इस तरह काम डाउन देख उसके गार्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि यंग मास्टर सच में बदल गए हैं। वही डुआन सोच रहा होता है 20,000 न्यान किसी भी बड़ी क्लैन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डालने के लिए काफी होता है। आखिर क्या ही आन पड़ी थी जो मैंने इतनी बड़ी लोन को ले लिया है। इतने में ही उसे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देता है और जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो सिंडिकेट का यंग मास्टर उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया होता है। साथ ही बोल रहा होता है क्योंकि अब तुम्हारा यह कचरा यंग मास्टर अपने उधार को नहीं चुकाने वाला है तो मुझे अपने उधार को तुमसे ही वसूलना होगा। उस बंदे को ऐसा करता हुआ देख डुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पर उसी समय ग्वांग उस यंग मास्टर के पास जाकर उसे रोकते हुए कहता है यंग मास्टर प्लीज रुक जाइए, वह अभी
अभी भी एक छोटी बच्ची है। गुआंग को इस तरह देख वह बंदा उस पर चिल्लाते हुए कहता है, कमीने, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जो सुन गुआंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उसके सामने घुटनों पर आते हुए उससे बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। पर प्लीज, वह अभी भी छोटी बच्ची है। और वह यंग मास्टर उसकी बातों पर ना ध्यान देकर उससे बोलता है, हरामखोर, लगता है कि तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो और अभी अभी मुझे याद आया कि तुम तो वही हो जिससे कि मैंने पिछली बार पीटा था। जिसको सुन गुआंग काफी ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ आकर गिरता है, जिसको कि देख सारे लोग काफी हैरान होते हैं। वही वह यंग मास्टर बोल रहा होता है, आखिर यह गंदी चीज क्या है। तो गुआंग उसे देखता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता। तो वह बंदा काफी ज्यादा गुस्से में उससे पूछता है, तुम हरामखोर, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने पूछा यह क्या है। उसे इस तरह देख गुआंग बताता है, यह हुक है। जिस पर वह बंदा बोलता है, तुमने सही कहा, अगर इस तरह की कोई चीज जमीन पर पड़ी हुई है तो क्या तुम्हें एक इम्पोर्टेंट मेहमान के यहाँ से गुजरने पर इसे साफ नहीं करना चाहिए। जल्दी इसे साफ करो। जो सुन गुआंग उसे अपने हाथों से साफ करने लगता है तो वह बंदा उसके हाथों को अपने पैरों के नीचे दबाते हुए उसे बताता है, तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। जल्दी से अपने मुंह को खोलो और इसे अपने जीभ से साफ करो। गुआंग जिसको सुन काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन यह बंदे कुछ भी नहीं बोल पाते। और वह छोटी बच्ची चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर, आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसे कर देती हूँ। तो गुआंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या बोल रही हो। जल्दी से अंदर जाओ और देखो कि फैमिली हेड को क्या चाहिए। वह बच्ची जो सुन वहाँ से नहीं जा रही होती है तो गुआंग उस पर दोबारा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सुन नहीं रही हो, मैंने क्या बोला है, जल्दी यहाँ से जाओ। जो सुन वह बच्ची भी मजबूर हो जाती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि किसी और का नहीं डुआन का होता है। वह बोलता है, कर क्या रहे हो, अभी तुरंत इसे साफ करो। वह बच्ची जो सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वही डुआन आगे बताते हुए कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो, अगर यहाँ पर गंदगी फैली है तो साफ तो करना ही चाहिए। जो सुन वह बच्ची और गुआंग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ सिंडिकेट का यंग मास्टर काफी ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वही डुआन के पीछे खड़ा गार्ड सोच रहे होते हैं, जैसा कि उम्मीद थी यह बस झूठी र्यूमर ही थी कि यंग मास्टर बदल गए हैं। उसी समय इधर हम गुआंग को देखते हैं जो कि किसी तरह हिम्मत करके उस थूक को साफ करने के लिए तैयार होता हुआ कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसे साफ करता हूँ। उसको इस तरह करता देख यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वही यह गार्ड बस उसे देखे जा रहा होता है। तभी डुआन दोबारा बोलता है, और गुआंग तुम इसे साफ क्यों कर रहे हो। जो सुन गुआंग चौंकते हुए कहता है, क्या। तो डुआन आगे बोलते हुए कहता है, यह जिसने थूका है उसी को साफ करना चाहिए। इस पर गुआंग उससे बोलता है, लेकिन यंग मास्टर। वही वह बच्ची डुआन की बातों को सुनने के बाद तो काफी ज्यादा खुश होती है। आगे डुआन कहता है, यांग जिगांग, आखिर तुम इस तरह देख क्यों रहे हो, मैंने तुमसे ही बोला है जल्दी से साफ करो। जो सुन वह बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन गुआंग आगे कहता है, जल्दी से अपने मुंह से साफ करो। तो वह बंदा कहता है, ओए कमीने कहीं के, मैंने सुना तो था कि एक लड़की से मार खाने के बाद तुम पागल हो गए हो, पर मुझे यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं तुम्हें जब देख रहा हूँ तो यह बिल्कुल भी गलत र्यूमर नहीं थी। पर डुआन उसकी बातों पर ना ध्यान देकर गुआंग से कहता है, क्या तुम ठीक हो। तो गुआंग उसे बताते हुए कहता है, आप आखिरकार अचानक इस तरह के एक्ट को क्यों कर रहे हो, मैं इसे साफ कर सकता हूँ। जो सुन डुआन अपने पीछे वाले गार्ड को कहता है, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, तो तुम बस मुझे पीछे से देखते रहना। वह गार्ड जिसको सुन पहले तो कुछ भी नहीं समझता, बाद में वह बात को समझते हुए एक स्माइल करता है और आगे डुआन के सामने झुकते हुए बोलता है, स्वॉर्डमैन स्क्वाड का लीडर सियोजोंग आपके कमांड को पाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिंडिकेट का यंग मास्टर जिसको सुन डुआन से बोलता है, तो तुम अब इस मैटर को संभालने वाले हो, आखिर तुम कर ही क्या सकते हो। तो डुआन उससे बोलता है, मैं इस चीज को नजरअंदाज कर दूंगा अगर तुम ऑफिशियली माफी मांगते हो तो, क्योंकि भले ही तुम इसे अपने जीभ से ही क्यों ना साफ करो, यह उससे और भी ज्यादा गंदा हो जाएगा। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहूँ तो। जो सुन डुआन बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम बुरी तरह पीटे जाओगे। जिस पर वह सिंडिकेट का यंग मास्टर डुआन के पास आते हुए बोलता है, ओह अच्छा, तब तो हमें बाय स्वॉर्डमैन फैमिली के सक्सेसर के स्किल को जांच करना ही चाहिए। यकीन नहीं मानोगे, तुम्हें पता है मैं इस दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। कर्जदार भिखारी कहीं के, मैं तुम्हें आज इतना पीटूंगा कि तुम पागल हो जाओ और सड़कों पर भीख मांगता हुआ दिखो। इतना बोलते हुए वह डुआन पर अटैक कर देता है, लेकिन डुआन बस अपनी जगह पर खड़ा उसकी ओर देखता है और बड़ी आसानी से उससे बचते हुए उसके मुंह पर काफी जोरदार मारता है, जिसको देख यह सारे लोग काफी चौंक गए होते हैं। वही सिंडिकेट का यंग मास्टर डुआन से मार खाने के बाद पीछे हटते हुए उससे बोलता है, तुम हरामखोर कमीने कहीं के, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं
छोड़ूंगा। दूसरी तरफ स्वॉर्डमैन स्क्वाड का लीडर उसे देखता हुआ सोच रहा होता है, यंग मास्टर यांग जिंगांग ने अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किया है, क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? जबकि इधर लुआन उस बंदे के अटैक से बचता हुआ सोच रहा होता है, यह बास्टर इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहा है, अगर मैं इससे एक बार भी हिट हो गया तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इसे करना ही होगा। इतना बोलते हुए वह काफी बड़ी इविल स्माइल देता है, जिसको कि देख ये लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि लुआन काफी ही अजीब तरीके से उसके अटैकों को डॉज कर रहा होता है। लुआन को इस तरह बचता देख यह बंदा सोचता है यंग मास्टर की मूवमेंट कुछ अजीब है। उतने में ही लुआन उस बंदे को फिर से एक जोरदार हिट देते हुए उसे दूर करता है। लुआन से 2 बार हिट लेने के बाद सिंडिकेट का यंग मास्टर उसे गाली दे ही रहा होता है, तभी लुआन दोबारा उसके पास पहुंचकर उसके बॉडी पर एक साथ कई सारे अटैकों को करता है। साथ ही वह अपने मन में सोचता हुआ बोल रहा होता है, यह उसके लिए सबक होगा जो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। बच्चे अब तुम तैयार हो जाओ। इतना बोलते हुए वह अंत में एक काफी खतरनाक तरीके से उस पर हिट करता है और उसे काफी दूर तक फेंक डालता है। उस यंग मास्टर को इतनी दूर तक उड़ता हुआ देख ये लोग अब भी कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं। तुरंत ही घबराते हुए कहते हैं, यंग मास्टर। वहीं लुआन अभी भी उस बंदे को पीटने के बाद उसी पोजीशन में होता है, जबकि सिंडिकेट का यंग मास्टर के गार्ड उसे संभालते हुए लुआन से बोलते हैं, आखिर आपको क्या लगता है आप ये क्या कर रहे हो? तो लुआन उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं, इस चीज का शुरुआत उसी कमीने ने किया था। वह चाहता था उस थूक को साफ करवाना जो कि उसने ही थूका था। क्या कोई इंसान इस तरह के काम को कर सकता है? जिसको सुन वे लोग तुरंत ही खामोश हो जाते हैं। वहीं सिंडिकेट का यंग मास्टर बोल रहा होता है, उस कमीने को जल्दी मार डालो, यह मेरा ऑर्डर है। जो सुन उसके गार्ड कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो वह बंदा उसके कॉलर को पकड़ता हुआ कहता है, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? आखिर तुमको क्या लगता है मैंने क्या बोला है? जल्दी करो और उसे मार डालो। अपने यंग मास्टर को इस तरह बोलता देख वह बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाय स्वॉर्डमैन फैमिली की हालात अभी कितनी खराब है, पर फिर भी वह बाय स्वॉर्डमैन फैमिली के सक्सेसर को इस छोटे से कारण के कारण मारना चाहता है। खैर जो भी हो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, यह एक ऑर्डर है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतना बोलकर वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है तो स्क्वाड लीडर उसे देखता हुआ बोलता है, यह यंग मास्टर के गुस्से में दिया गया ऑर्डर है, आप लोग इसे अनदेखा कर सकते हैं और जरा सा इसके परिणाम के बारे में सोचिए। इतना बोलते हुए वह भी अपने स्वॉर्ड को निकालता हुआ उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार होता है। वह दोनों ही ग्रुप आमने सामने खड़े थे, पर फिर भी उनमें से कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और कुछ देर बाद ही सिंडिकेट के गार्ड बोलते हैं, आपने सही कहा सीनियर, हम ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही वह अपने मन में सोच रहा होता है, हम बाय स्वॉर्डमैन फैमिली के सक्सेसर को नहीं मार सकते, बेहतर होगा कि दोनों फैमिलियों के हेड खुद ही इसे संभाल ले। उसे इस तरह रुका हुआ देख सिंडिकेट का यंग मास्टर उसके स्वॉर्ड को निकालता हुआ तुरंत ही लुआन की ओर भागते हुए कहता है, तुम परेशानी से भरे हुए कमीने कहीं के, यहीं पर अब मर जाओ मदर फकर कहीं के। उसे ऐसा करता हुआ देख वह गार्ड काफी ही ज्यादा हैरान होता है, साथ ही वह डर भी गया होता है। जबकि इधर सिंडिकेट का यंग मास्टर जब लुआन पर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है तो लुआन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बचते हुए कि हाथों को पकड़ता है और उसकी ओर देखने के बाद काफी ही ज्यादा गुस्से में उसके हाथ को तोड़ डालता है, जिसके चलते वह बंदा अपने हाथ को पकड़ता हुआ चिल्ला ही रहा होता है। तभी लुआन अपने पैरों के साथ उसके पैरों पर मारता है और उसके एक पैर को तोड़ डालता है और आगे बढ़ अपने पंच को बनाता हुआ उसके फेस पर काफी खतरनाक तरीके से एक जोरदार हिट करता है, जिससे कि उसके कई दांत टूट गए होते हैं। अपने यंग मास्टर को इस हालत में देख वह गार्ड काफी घबराते हुए लुआन की ओर देखता है तो लुआन भी काफी ही सीरियस नजर से उसकी ओर देखता है। वहीं सिंडिकेट का यंग मास्टर जमीन पर घिसटते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। लुआन को इस तरह देख गुआंग और वह स्क्वाड लीडर काफी ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, पर लुआन अभी भी बिना किसी टेंशन के वहीं पर खड़ा होता है। आगे सिंडिकेट के गार्ड अपने यंग मास्टर को संभालते हुए कहते हैं, किसी फिजिशियन को तुरंत बुलाओ, साथ ही जल्दी से उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट और ब्लड को स्टिमुलेट करो और कोई जाकर तुरंत इसके बारे में सिंडिकेट लीडर को खबर पहुंचाओ। इधर उस बंदे की इतनी बुरी हालत को देख गुआंग बोलता है, यंग मास्टर आप ये क्या कर दिया? आखिर आप सिंडिकेट के यंग मास्टर के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप जल्दी यहाँ से चले जाइए, फैमिली हेड इसे संभाल लेंगे। जो सुन लुआन अपने मन में सोचते हुए कहता है, इसकी शुरुआत उसने की थी, इसलिए ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके चलते मुझे ब्लेम किया जाए। तो फिर आखिर मैं
यहाँ से क्यों जाऊँ, तो भी क्या मुझे यहाँ से जाना होगा। वही गुआंग अभी भी उससे घबराते हुए बोल रहा होता है, आप अभी भी यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी करिए और यहाँ से जाइए। तो डुआन उससे बोलता है, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना बोलते हुए वह दोनों ही जब साइड में देखते हैं तो वहाँ से दोनों फैमिलियों का हेड आ रहा होता है और सिंडिकेट का लीडर काफी ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था, जिसको देख डुआन कहता है, चिंता मत करो, अगर हम मर जाते हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मेरे साथ ही दफनाया जाए। जो सुन गुआंग तो और भी अधिक घबरा जाता है। वह सिंडिकेट लीडर वहाँ पर आते ही कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसका सन उसे बताते हुए कहता है, फादर, उस कमीने ने मुझे मारने की कोशिश की। जो सुन वह काफी तीखी नजर से डुआन की ओर देखता है और डुआन बिल्कुल ही शांत होता है, जिस पर कि वह बंदा अपने गार्ड से पूछता है, क्या यह सच है। तो वह बंदा कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी सिंडिकेट लीडर उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारते हुए उसके मुंह को बंद करता है। तुम बेवकूफ हरामखोर कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान यंग सिंडिकेट के सक्सेसर यंग मास्टर को इस स्टेट में बस जाते हुए देखना। इतना बोलते हुए वह उसे और भी ज्यादा पीटने लगता है। वही डुआन और उसके फादर ये सब होता हुआ बस चुपचाप देख रहे होते हैं, जबकि उस गार्ड के अधमरी हालत में पहुंच जाने के बावजूद भी वह सिंडिकेट का लीडर उसे पीटता हुआ जा रहा होता है, जिसको कि देख यह सारे ही लोग काफी ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। वही वह सिंडिकेट लीडर उस बंदे को बुरी तरह पीटने के बाद पीछे मुड़ डुआन के फादर से बोलता है, अब तुम इस मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। जो सुन डुआन के फादर पहले तो चौंकता है, बाद में वह अपने बेटे की ओर देखता है तो वह बिल्कुल ही शांत होता है। उसे इस तरह देख अपने गार्ड से पूछता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जिसको सुन स्क्वाड लीडर उसे सारी बातें बता देता है, जो कुछ भी अभी तक हुआ था उन सब के बारे में। सिंडिकेट लीडर स्क्वाड लीडर की बातों को सुनने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, केवल बस एक छोटे से नौकर और एक नौकरानी के लिए तुम ग्रेट सिंडिकेट के सक्सेसर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की। मुझे बताओ, तुम लोग अब इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे। मुझे अब काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस बंदे के इस तरह की बातों को सुन डुआन का फादर आगे बढ़ उससे बोलता है, जिम्मेदारी मुझे नहीं लेनी चाहिए, जिम्मेदारी जो लेगा वह सिंडिकेट का लीडर है। अपने लीडर को इस तरह बोलते देख सारे सर्वेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं सिंडिकेट का यंग मास्टर तो गुस्से में अपने दांत को पीस रहा होता है, जबकि उसका फादर फैमिली हेड की बातों को सुनने के बाद काफी ही गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए बोलता है, अभी अभी तुमने क्या बोला। तो फैमिली हेड उसे बताते हुए कहता है, न केवल यंग मास्टर ने अपने इंटरनल एनर्जी का यूज किया, बल्कि उसने मेरे बेटे को मारने के लिए अपने स्वर को भी निकाला। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे सबने देखा है, हमारे पास इनफ विटनेस है। अपने लीडर की बातों को सुन जो सुन ये सारे लोग हामी में भरते हैं, यानी कि उसकी बातों के साथ एग्री करते हैं कि हमने हाँ सच में देखा है। आगे फैमिली हेड बोलते हुए कहता है, अगर यहाँ पर कोई और होता तो मैं उसे इस गंभीर पाप के लिए खुद अपने हाथों से सजा देता, लेकिन अब जबकि तुम हो तो मैं इस बार तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। जिसको सुन यह बंदा चिल्लाते हुए कहता है, क्या। तो फैमिली हेड बताता है, अगर यह मैटर जियांगो के सामने आता है तो न केवल यंग मास्टर बल्कि पूरे सिंडिकेट पर सब लोग हंसेंगे। जिसको सुन सिंडिकेट का लीडर बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में फैमिली हेड बोलता है, मैं भी तुमसे सेम सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। काउंटर रिप्लाई को सुन यह बंदा तो बिल्कुल ही अबाक हो चुका होता है। वही डुआन अपने फादर की बातों को सुनने के बाद सोच रहा होता है, मुझे लगता था कि मेरे फादर एक डरपोक पर्सन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उतने में ही सिंडिकेट लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अब और बात करना नहीं चाहता, जल्दी से फैमिली हेड बाय मेरे पैसों को वापस करो जो तुमने उधार लिए हैं। इस पर कि फैमिली हेड बोलता है, चलो ठीक है, अब तुम गेस्ट जा सकते हो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जिसको सुन ये दोनों बाप बेटे काफी ही गुस्से में परेशान होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वही बाकी लोग और फैमिली हेड उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद फैमिली हेड डुआन से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो डुआन बताते हुए बोलता है, क्योंकि वह हमारे फैमिली को ह्यूमिलेट कर रहा था, साथ ही उसने कुछ ऐसा करने का ऑर्डर दिया जो कि एक इंसान कभी नहीं करता। डुआन के फैमिली वाली बात को सुन गुआंग और वह छोटी बच्ची काफी ही ज्यादा चौंक गई होती है, जबकि फैमिली हेड उसकी बातों को सुनने के बाद थोड़ी देर उसकी ओर देखता है और बाद में स्क्वाड लीडर को अपने पीछे बुलाते हुए कहता है, स्क्वाड लीडर शिव थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आइए। जिस पर के स्क्वाड लीडर बोलता है, हाँ क्यों नहीं फैमिली हेड। वही डुआन उन दोनों को जाने के बाद जब अपने आगे देखता है तो वह काफी ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि गुआंग और वह छोटी बच्ची काफी ही उम्मीदों से उसकी ओर देख रहा होता है। जिसको कि देख वह बोलता है, आखिर तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों हो। जिस पर वह छोटी बच्ची कहती है, नहीं वह तो बस। अभी उसकी बात को टोकते हुए डुआन बोलता है, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह कमीना अब तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, वह पहले ही काफी ज्यादा डर चुका
चुका है, जाओ और थोड़ा आराम कर लो। आज से मैं और फैमिली के सभी ब्रदर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसको सुन वह बच्ची जब दूसरे लोगों की ओर देखती है तो वे सारे गार्ड्स भी डुआन की बातों से सहमत होते हैं। जो देख वह छोटी बच्ची उन सभी को शुक्रिया करते हुए बोलती है, थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू अंकल। जिसके कुछ देर बाद गुआंग डुआन से बोलता है, यंग मास्टर क्या आप डरे हुए नहीं हैं? जिस पर कि डुआन बोलता है, आखिर मैं क्यों डरा हुआ हूँगा? तो गुआंग उससे पूछता है, क्या होगा अगर यांग सिंडिकेट यहाँ पर घुस गया तो? मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेंडोंग में वह सबसे पावरफुल ग्रुप है। जिस पर कि डुआन उससे बोलता है, क्या तुमने सिंडिकेट के मार्शल आर्टिस्टों को नहीं देखा है? वे लोग खुद अपने मास्टर से घृणा करते हैं। ऐसा कुछ ही लोग होंगे जो उसके प्रति वफादार होंगे। इसके विपरीत तुमने हमारे शॉर्टमैन स्क्वाड को देखा है। तो गुआंग कहता है, लेकिन फिर भी यंग मास्टर यह बहुत अधिक हो गया था। जो सुन डुआन उसे बताता है, लड़ाई केवल लोगों की संख्याओं के अधिक होने से नहीं जीती जाती, और वैसे भी वार इतनी आसानी से शुरू नहीं होता है। इस पर गुआंग बोलता है, क्या तब भी जब आपने उसके बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा हो? तो डुआन अपने मन में सोचते हुए कहता है, यांग सिंडिकेट लीडर के जैसा कैलकुलेट और पॉलिटिकल आदमी इतनी जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएगा जब तक कि वह पूरी तरह श्योर नहीं हो जाता है कि वह यह कर पाएगा। इतना सोचने के बाद वह गुआंग से कहता है, चिंता मत करो, वह इतनी जल्दी नहीं आने वाले। तो गुआंग कहता है, क्या सच में? डुआन उसे बताता है, बेशक नहीं, उसके गुस्से का कारण कुछ और ही है। इतना बोलते हुए वह अपने मन में कहता है, वह एक स्वार्थी पर्सन है जो केवल अपने बारे में सोचता है। उसी समय गुआंग बोलता है, मैं नहीं समझ पाया हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो डुआन उसे कहता है, चलो जाओ और आराम करो, तुम आज बहुत कुछ कर चुके हो, मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा। जिस पर गुआंग वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है यंग मास्टर। वहीं डुआन उसे देखता हुआ काफी हैरान होता है, क्योंकि गुआंग बोल रहा होता है, आपने जो पहले किया था उसके लिए दिल से शुक्रिया। जो सुन डुआन एक स्माइल करता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, इसे अपनी जिंदगी भर याद रखना, आज मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है। गुआंग जिसको सुन कहता है, क्या? बाद में उसे देखते हुए स्माइल करता है। वहीं डुआन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि वह बिल्कुल भी अभी कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। वह बदला लेने के लिए निश्चित रूप से एक सही मौके का तलाश करेगा, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे कि उसके हाथ गंदे ना हो। मुझे उसके कुछ करने से पहले ही माफी मांगनी होगी। दूसरी तरफ हम कहीं पर देखते हैं जहाँ पर कि फैमिली हेड बोल रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, यह कुछ ऐसा है जिसे कि फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन किया गया है। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो। तो डुआन की मदर बोलती है, सिंडिकेट लीडर एक छोटा आदमी है जो किसी भी कारण का परवाह नहीं करता, इसलिए अगर मैं इसे बेच देती हूँ तो हम अपना कर्ज अदा कर सकते हैं। जिस पर की फैमिली हेड बोलता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो डुआन की मदर बोलती है, यह तो बस एक चीज ही है। जिस पर की फैमिली हेड बोलता है, यह केवल कोई चीज नहीं है, यह मेरे ससुराल का दिया हुआ मेमोरी है, यह कुछ ऐसा है जिसे तुम संजो कर रखती हो। तो डुआन की मदर बोलती है, आप और डुआन वे हैं जिसे मैं सबसे ज्यादा संजो कर रखती हूँ, ना कि यह चीज। जो सुन फैमिली हेड एकदम से ही खामोश हो जाते हैं। वही डुआन की मदर आगे बढ़ उससे बोलती है, हनी डुआन खुद से मिल चुका है, इसलिए अब हमें जिसे प्रोटेक्ट करना है वह यह चीज नहीं है बल्कि हमारा बेटा है। जिस पर डुआन के फादर बोलते हैं, क्या तुमको उस पर विश्वास है? तो डुआन की मदर बोलती है, हाँ मैं उस पर करती हूँ। तो फैमिली हेड बोलता है, इतना धोखा मिलने के बाद भी? जो सुन डुआन की मदर बोलती है, वह हमारा बेटा है। जिसको सुन फैमिली हेड कुछ भी नहीं बोलता और उसे अपने सीने से लगा लेता है। जबकि सेम टाइम पर हम बाहर देखते हैं, डुआन बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है और आगे अपने मन में सोचता हुआ कहता है, मैं उनसे पहले जो हुआ उसके बारे में माफी मांगने के लिए उनसे यहाँ पर मिलने के लिए आया था, लेकिन अब यह सब सुनकर सब खत्म हो चुका है। पहले तो मुझे लगा था कि मैं खुद के लिए रिकारनेट हुआ हूँ, बाद में मुझे लगा कि मैं बाइली डुआन के लिए रिकारनेट हुआ हूँ। हालांकि अब जब मैं उन दोनों की बातों को सुन रहा हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उन दोनों के लिए रिकारनेट हुआ हूँ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी फैमिली के प्यार को महसूस नहीं किया है। मैं खराब टेम्पर वाला ऐसा पर्सन था जो देर रात तक प्लानिंग बना रहा होता था धोखा देने वालों से बदला लेने के बारे में, और उसे कितनी बुरी तरह से मारा जा सके। मैं कभी भी फैमिली के प्यार को नहीं समझ पाया।